हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग वसंत पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ को लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1965 को गोंडा कुंवर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के एक उभरते हुए लेखक हैं। इन्होंने समाज को प्रेरित करने के लिए अपनी बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेख के द्वारा लेखक चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कुरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई हैं, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिये का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही आसान था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियाँ हुआ करती थी। लेखक लिखते हैं, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। तो लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया बहुत अजीबोगरीब है। पहले के ज़माने में कबूतर, घोड़े, अन्य चीज़ों को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर या फिर घोड़े, हाथी थे। पर एक ज़माना आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियां लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम अर्थात नए ज़माने के साधन नहीं कर सकते। व्हाट्सएप, मैसेज और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ अपनी जगह हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यह बात बहुत ही सही कही है लेखक ने। आगे लिखते हैं, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो आगे लिखते हैं, पत्रों का नया सिलसिला अर्थात चलन। पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम झगड़े, विवाद अर्थात झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई, उस पर भी पत्र लिखे गए। हमारे साहित्य में किस तरह की उतार चढ़ाव आए, कला के क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आए, यह भी हम चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के विवाद, झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्रों द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। संसार का बहुत बृहद साहित्य पत्रों पर आधारित है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास पत्रों पर आधारित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अलग भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, इसके बारे में भी हम पत्रों में जान सकते हैं। पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं, चाहे वह कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते हैं।
हमारे ही देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, उर्दू में खत कहते हैं, कन्नड़ में कागज़ कहते हैं, तमिल में कड़ित आदि अलग अलग नामों से पत्रों को जाना जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो आगे लिखते हैं, पत्र यादों को सहेज कर अर्थात संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक स्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है। उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता और उन्हें हम सहेज कर रखते हैं और हम उस समय की याद को ताज़ा कर सकते हैं। इस बात से सभी सहमत होंगे। सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका और हर एक पत्र का अपना अपना दायरा है। कुछ लोग खुलकर बात करते हैं तो कुछ लोग अपनी बातों को छुपा जाते हैं। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र रोज़ लिखे जाते हैं। अभी भी यह चलन है, लेकिन थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसके सही पते पर पहुंचाने के लिए अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है और उनका इंतज़ार रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो लेखक लिखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह राजा अपने दूत के ही द्वारा मैसेज अर्थात संदेश पहुंचाते थे। हरकारे का अर्थ है दूत। या फिर पुराने समय में तेज़ घोड़े वाले होते थे जिसको रनर्स कहा जाता था, उनका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। उसके बाद पहिए आए अर्थात यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, गाड़ियां चलने लगी बहुत सारी, तो उनके माध्यम से एक दूसरी जगह संदेश पहुंचाना आसान हो गया। उसके बाद बस, रेलवे और तार से भारी बदलाव इस दुनिया में आया है। जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ और तार से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना आसान हो गया, बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे। तो इस प्रकार से आगे उन्होंने लिखा है कि और भी नए नए साधन में आधुनिक हो गए हैं और आजकल की दुनिया में रेडार के माध्यम से इस क्षेत्र में और अधिक विकास हो रहा है। संदेश पहुंचाने का सिलसिला बहुत ही तेज़ी से अपनी गति बदल रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। पिछली शताब्दी अर्थात 100 वर्ष का एक समूह जिसे शताब्दी कहा जाता है, ईयर सेंचुरी। पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। आजकल पत्र लेखन की कला सीखी भी जाती है। पत्र लेखन कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास तथा कोशिश की जा रही हैं। पत्र लिखने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्कूली सिलेबस में शामिल किया गया ताकि बच्चे भी इस कला से अवगत हो सकें और पत्र लेखन की कला में निपुण हो जाएं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया।
सिलसिला अर्थात क्रम। तो भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन के मुकाबले होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं जो काफ़ी बेहतरीन होती हैं। उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं, जो उसमें अच्छे पत्र लिखते हैं उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। जो पूरी दुनिया की डाक संस्था है वो भी इस बात पर ध्यान देती है कि पत्र लेखन के विकास में ज़्यादातर प्रयास किए जाएं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ऐसा आयोजन करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। इसके बाद से लेकर आज तक यह हर वर्ष होता है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में के तेज़ विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आगे लिखते हैं कि आज भी गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वह आजकल भी चिट्ठियों का ही चलन जारी रखे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं फैक्स आ गए हैं जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र भेज देते हैं। ईमेल के द्वारा हम पूरी दुनिया में संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है जो आजकल सबके पास उपलब्ध है। इन सब ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोक दिया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और उनके लेन देन में चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह पर जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। आगे लेखक लिखते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को पत्र न लिखा हो या ना लिखाया हो। ऐसा भी कोई व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी को पत्र न लिखा हो या फिर पत्र का इंतज़ार न किया हो। पत्रों का इंतज़ार बहुत ही बेचैनी से हमेशा के लिए जारी रहा है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। आगे लिखते हैं लेखक कि जो हमारे सैनिक, जो वीर सैनिक बॉर्डर पर तैनात होते हैं, वो लोग सीमा पर ऐसी जगह में मौजूद रहते हैं और जहाँ पर संचार के आधुनिकतम साधन भी काम नहीं करते, अपने घर से पत्रों के आने का इंतज़ार करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है और मिसाल है कि उन्हें कितनी बेचैनी से रिश्तेदारों, घरवालों के पत्रों का इंतज़ार रहता है। एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, क्योंकि पत्रों को पहुंचने में ही इतना समय लग जाता था कि उन्हें महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। पर अब वह बात नहीं है। अब तो यह तेज़ गति से होने लगा है। यातायात के साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। यातायात के साधनों की वजह से अब पत्र एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, सन्यासी का विकास या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। आगे लेखक वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पहले लोगों के लिए संचार का एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी।
आज अनेक तरह के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर। इनके द्वारा हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन था। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभालकर धरोहर के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इन सब की पत्र रचनाएँ अपने आप में एक खोज का विषय, अनुसंधान अर्थात खोज, उन पर रिसर्च होती हैं। इन सब में से किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि वह ज़माना कैसा था और उस समय में किस किस तरह के कार्य हुआ करते थे। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर उस समय ऐसा ज़माना होता, इतने सारे साधन उपलब्ध होते, शायद पंडित नेहरू भी अपनी पुत्री को पत्र न लिखते बल्कि फ़ोन करते। पंडित नेहरू के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे पत्र पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे गए हैं, जिसे आज भी हम पाठक पढ़कर प्रेरणा पाते हैं। पूरे पत्रों का संकलन है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था। उस समय के युवा लोग किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी हम ये पत्र, उन पत्रों के माध्यम से इस बात को जान सकते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके लिखे गए पत्र ही हैं। तो इतनी स्पीड से मैसेज हमारे पास आते हैं, उनमें से कितनों को सहेज कर रखना अब मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तो लेखक लिखते हैं कि भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन आज भी तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पैमाना अर्थात मापदंड है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिट्ठियों को आज भी युवाजन पढ़ते हैं। जब हम उन पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय हमारे देश में हालात कैसे थे, कैसा समय था और कैसा चलन था, समाज किस दशा में था, यह सब जानने और समझने का मौका हमें इन्हीं पत्रों के द्वारा मिलता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो लेखक आगे वर्णन करते हैं कि इन पत्रों ने साबित कर दिया है कि यह युद्ध हुआ था। 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया और उनके खिलाफ हमारे भारतीय सैनिकों ने और भारतीय नेताओं ने जो युद्ध छेड़ा था, उसकी कितनी ज़मीनी मजबूती थी। इन पत्रों ने यह साबित कर दिया है। इन पत्रों के द्वारा सही जान पाए हैं कि उस समय में जो संग्राम छिड़ा था, जो युद्ध छिड़ा था, उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो लेखक कहते हैं कि किसी भी पत्र पर सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखा जाता था तो वह पत्र महात्मा गांधी के पास अपने आप पहुंच जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य महान हस्तियां उनके साथ जो थी, उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि उन्हें
कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। लोग उन्हें देश विदेश से पत्र लिखते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनकी कोई बराबरी नहीं थी। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। तो लेखक लिखते हैं कि जब पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को प्रशंसा के योग्य पत्र से कम नहीं समझते थे। उन दिनों प्रशस्ति पत्र अर्थात प्रशंसा पत्र, जिसके पास वो पत्र आता था, वो स्वयं को काफ़ी प्रशंसनीय समझता था कि मेरे पास पत्र आया है, उस व्यक्ति का मेरे पास पत्र आया है, जिस व्यक्ति का पत्र आया हो। और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम कराकर घर में रखा हुआ है। ड्राइंग रूम में इन पत्रों को फ़ोटो फ्रेम कराकर बहुत अच्छे तरीके से सहेज कर रखा है लोगों ने। और पत्र पाठक के मनोभाव पर एक जादूगर की तरह असर छोड़ते हैं, अर्थात काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो लेखक वर्णन करते हैं कि महान लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र जिन्हें सहेज कर रखा गया है किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। सुमित्रानंदन पंत, यहाँ पर पंत की बात कही गई है, तो सुमित्रानंदन पंत जो हिंदी साहित्य के महान लेखक थे जी के द्वारा लिखे गए 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम लिखे गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र, इन दोनों के पत्रों को एकत्र करके हमको लिखियो है एक कहानी के रूप में संकलित किया गया है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महान लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद जो कि साहित्य के बहुत माने जाने लेखक रहे हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अनोखी हैं। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास पत्र पहुंचता था तो उसका जवाब देने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की रही है। गुडविल अर्थात एक उनकी अच्छी पकड़। तो लेखक लिखते हैं कि भारत में पत्रों की लिखे जाने और उनकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की परंपरा बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, पर इसका असली विकास आज़ादी के समय के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकास किया गया गुडविल डाक विभाग ने, जिसका अर्थ है वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं और उनका विभाग अर्थात एक दूसरे को लिखे गए अनौपचारिक पत्र। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम इलाकों में घिरे लोग हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या किसी रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो लेखक लिखते हैं कि आलीशान अर्थात शानदार बंगलों में जो लोग रहते हैं, अलग अलग स्थानों पे जो लोग रहते हैं, जो कठिन रास्ते वाले जो ऐसे स्थानों पे रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, या फिर शहर के लोग हों, वो भी आज, चाहे वो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, चाहे हवेलियों में रहने वाले लोग हों, आज भी पत्रों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और उनकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है।
बहुआयामी अर्थात हर तरफ। किसी को खत पहुंचाना होता है तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाने होते हैं। इन सब सुविधाओं के लिए लोग डाकघर ही पहुंचते हैं। आप जहां देखें, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर गली में, शहरों में आप डाकखाना अवश्य पाएंगे और वहां जाएंगे, काफ़ी भीड़ लगी रहती है। लाइन में हम लोगों को खड़े होना पड़ता है जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं। अर्थात पत्रों का बहुत अधिक महत्व आज भी है। दूर देहात के लोगों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं, जिसमें एक स्थान से मनी ऑर्डर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसा पहुंचाया जाता है। जैसे आजकल लोग अब ट्रांसफ़र कर देते हैं अकाउंट में, लेकिन जहाँ अकाउंट नहीं होते हैं, पैसा भेजना होता है हमको डाक के माध्यम से, तो मनी ऑर्डर के द्वारा हम लोग पहुँचाते हैं। वह जो मनी ऑर्डर पहुँचाने वाला डाकिया होता है उसको लोग देवदूत समझते हैं, किसी देवता का ही दूत समझते हैं, उसको देवदूत से कम नहीं समझते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा उसका आदर सम्मान करते हैं। गांव के लाखों गरीब घरों में चूल्हा मनी ऑर्डर के द्वारा ही चलता है आज भी। उनकी अर्थव्यवस्था चलाने का जो साधन है वो मनी ऑर्डर से ही एक दूसरे को पैसा पहुंचा सकते हैं। और जो डाकिया आता है उसकी पूजा की जाती है। लोग उसको जब वो दरवाजे पे आता है ऐसा लगता है कि मानो कोई ईश्वर आ गया हो। तो ये था पत्रों की अनूठी दुनिया का भावार्थ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।